प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुकी थी और ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि देश भर के डॉक्टर्स ने सरकार को नोटिस पर डाल दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 चीजों को गहराई से समझेंगे। फर्स्ट, आर्जिकल इंसिडेंट की पूरी डिटेल्स। सेकंड, ऐसे इंसिडेंट के बाद देश में जनता का रिएक्शन। और थर्ड, पॉलिटिक्स ऑफ रेप। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो कि नॉर्थ 24 परगना के शाम बाजार में बेस्ड है। ये कॉलेज 1886 में बना था और ये देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है। और इसी पुराने कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। 8 अगस्त की रात 11 बजे 21 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट जो कि अपने 36 आवर्स की ड्यूटी में थी, रात में उसने अपने पेरेंट्स से फोन पे बात की और उन्हें गुड नाइट बोलने के बाद वो अपने मेडिकल राउंड करने के लिए हॉस्पिटल में चली गई। और उसके लिए ये बहुत ही कॉमन सी बात थी। रात के 2 बजे उसने एक ब्रेक लिया अपने मेडिकल राउंड के लिए और अपने 4 दोस्तों के साथ कॉलेज के सेमिनार हॉल में डिनर करने के लिए बैठ गई। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लगे, जहां पर वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही नीरज चोपड़ा का इवेंट खत्म होता है, उसके बाकी के दोस्त रूम छोड़ देते हैं, लेकिन वो काफी थक चुकी थी जिसकी वजह से वो वहीं पर सो जाती है। अभी रात के 3 बज रहे थे और उसको एक इंटर्नशिप आके जगाती है और कुछ रिपोर्ट्स दिखाती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो वापस सो जाती है। ये आखिरी बार उसको जिंदा देखा गया था। अगले सुबह 7:30 बजे 21 साल के पोस्ट ग्रेजुएट की बॉडी मिलती है करीब 10 इंजरीज मार्क्स के साथ। सुबह के 10:30 बजे हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपको जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ेगा क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। तकरीबन 22 मिनट के बाद सेम पर्सन उनके पेरेंट्स को दोबारा कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि आपकी बेटी ने कर लिया। तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि लड़की की बॉडी देखने के लिए उन्हें 3 घंटा हॉस्पिटल में वेट कराया। आप हमको 3 घंटा खड़े रखा और जब परमिशन दी गई तो सबसे पहले उसके पापा को कहा कि आप बस अंदर जा सकते हैं और एक फोटो ले सकते हैं। पिताजी ने जब अपनी बेटी की कंडीशन को देखा तो वो समझ चुके थे कि ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि ये रेप एंड मर्डर है। और उन्होंने ये कहा मेरी बेटी जो चली गई है वो तो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन उनको जस्टिस चाहिए। इंसिडेंट के सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी एन एस सिगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसके बाद ये पता चलता है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फैमिली से बात कर लिया है और उनको स्पीडी जस्टिस का वादा किया है। अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुकी थी और ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि देश भर के डॉक्टर्स ने सरकार को नोटिस पर डाल दिया है। फुटबॉल की दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मनी रखने वाले मोहन बगान और ईस्ट बगान के फैंस ने अपनी आपसी रंजिश भुलाकर कोलकाता के डॉक्टर के लिए जस्टिस के लिए पुकार की। सीबीआई को केस देने के बाद ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यहाँ तक कि आशा देवी निर्भया की मां ने बयान दिया कि ममता बनर्जी ने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक और अखबार की सुर्खियों तक हर जगह इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। जिस तरह इंडिया में हमेशा रेप को दबाने की कोशिश की जाती है, इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ रेप के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में झारखंड, मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हर दिन, हर घंटे, हर जगह महिलाओं के ऊपर खुले रूप से वार हो रहा है। हम भी बोले हैं 2 दिन के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। इस चीजों में सबसे बड़ा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो नेता टाइप लोग हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज को गहराई से नहीं सोचते। निर्भया केस के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया था। क्या बंगाल में भी ऐसा ही होगा? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की तरह ममता बनर्जी को भी कीमत चुकानी पड़ेगी? आज कोलकाता में इतना हाई लेवल का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हमें लग रहा है कि चीजें बदल जाएगी, लेकिन 2011 में निर्भया केस के बाद भी हमें लगा था कि चीजें बदलेगी। लेकिन क्या ये चीज आज 13 सालों में बदला? 2015 में होम मिनिस्ट्री ने IUCAW यानी कि इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन को सेटअप करने की प्रस्ताव रखी थी। स्टेट गवर्नमेंट को भेजा। 150 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर रेप एंड क्राइम सबसे ज्यादा होती है, वहां पर इस यूनिट को बैठाया जाएगा और ये एक ऐसी यूनिट होती है जो कि सीरियस क्राइम को अपने हिसाब से हैंडल करेगी। मगर अफसोस तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। कितने स्टेट्स ने इसे सीरियस लिया, कितने रियासतों ने इसे सीरियस लिया? और अगर इस चीज को सीरियस लिया होता तो आज हमें हर दिन एक नई घटना नहीं सुनने मिलता। 2017 में उन्नाव रेप केस, 2018 में कश्मीर रेप केस, 2019 में हैदराबाद रेप केस, 2020 में हैथरस रेप केस, 2022 में अंकिता रेप केस, 2023 में IIT BHU रेप केस, 2024 में मणिपुर केस। लेकिन सवाल तो यही रहेगा कि डॉक्टर्स और महिलाओं की हालत सुधरेगी या फिर पॉलिटिकल्स के दांव-पेच के बाद, वोट शेयर ट्रांसफर के बाद सारा मामला शांत हो जाएगा। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी तो चलती रहेगी। अगर इस मामले में आप लोग इतिहास देखो तो वैसा ही होगा। अगर इस मामले में जब अपना आक्रोश आप दिखाए तो याद रखिए कि ये सरकार से आपको सोल्यूशन मांगना है। नेता टाइप लोगों से पूछना है कि कैसे ये सारा
कांड रुके। सवाल ये है कि सिर्फ बंगाल नहीं, देश भर में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। जब तक ये नेता टाइप लोग और रेपिस्ट लोग इसी तरीके से फ्रेंडली रहेंगे और इन पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोई सेफ्टी पॉसिबल नहीं है।